कोई बात नहीं लाया तो यही अगेन बताएंगे, वही बस सीखो। क्वेश्चन आंसर कराएंगे और लिखते जाइए। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल if a times its complement is 20 degree less than 3 times its supplement. तो अगर find the measure of angle, let the angle, क्वेश्चन देखिए, find the measure of angle if 8 times its complement is 20 degree less than its supplement. ये पूछा था। क्वेश्चन बता रहे हैं ना, दिक्कत क्या है ना? ओके देखो, हेलो ये शर्ट अब हम ऐसी ही सारी शर्ट खरीदेंगे, फिर हम और स्मार्ट हो जाएंगे। फिर रेस्टोरेंट वाले मुझे फ्री में खाना देंगे। चलो पूरा बोर्ड आ रहा है। देखो सौरभ खुद ही एक बहुत स्मार्ट लड़का है, मालूम। इसका फेस कट जो इसका अपीयरेंस है, अब देखिए कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, लेट द एंगल इज एक्स, सो दैट द एंगल इज एक्स डिग्री। तो बता सकते हो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देवी का, बोलो अभिषेक आप बताइए, बताने दो अभिषेक। हाँ कॉम्प्लीमेंट होगा 90 ठीक है, और सप्लीमेंट क्या होगा, और इट्स सप्लीमेंट एंगल इज 180। 180 में से उतना कम कर दो कोई भी एंगल तो सप्लीमेंट आ जाता है, तो 180 माइनस एक्स। अच्छा अब जो वो कह रहा है बस वही देखो, कह रहा है कि 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, 8 टाइम्स इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसका 8 टाइम्स करो, 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट जो है इसके सप्लीमेंट से, ठीक है, इज 20 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो ये जो 8 टाइम्स है ये 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट से कितना कम है, 20 डिग्री कम है। फिर से समझो, 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 20 डिग्री लेस, कम है कि नहीं, किससे, 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब देखिए तो 8 टाइम या और 8x माइनस 20 डिग्री इज 540 डिग्री और माइनस 3x, इसको वहां ले जाओ और बाकी इधर ही रखो, तो 8x पॉजिटिव हो जाएगा और 540 इधर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 720 में से 20 गया तो कितना बचा, 700, और 540 अगर यहाँ आ गया
तो माइनस 540 हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 160। तो फिर x कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15 और 5 2 जा, सो ये 32 डिग्री है। फिर से देखिए, इसको सत्यापित करिए, वेरिफिकेशन। अच्छा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलो, ऐसे ही बता दो 90 से सब्ट्रैक्ट करके। 180 की क्या जरूरत है भाई? आप इसका कोटि पूरक निकाल रहे हैं ना, संपूरक थोड़े नहीं निकालना जो 180 करोगे। बताइए कॉम्प्लीमेंट 58 और इसका सप्लीमेंट बताओ। तो सप्लीमेंट 180 में से सब्ट्रैक्ट करो 1 कैसे 32 है तो कितना हो जाएगा? 148 हुआ कि नहीं हुआ? सही है। अच्छा, इसका 8 टाइम्स करो, सो 8 टाइम्स ऑफ 58 और माइनस उसमें से 20 डिग्री करो, तो वो कितना आ गया? 8 5 या 8 45, दैट इज 4 और माइनस 20, ये कितना हुआ? 4 4 4, कितने डिग्री हो गया? अच्छा, 3 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट निकालो। 3 इंटू सप्लीमेंट इसका कितना है बोलो? 148। क्या ऐसा हो सकेगा? 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12। हैंस वेरीफाइड, सही है। ओके, ये नाउ फर्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया गया है, इफ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन वाज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 400 ग्राम ऑब्जेक्ट। 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कितने पर? क्या 400 ग्राम की चीज है? एट रेस्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो कह रहे हैं कि कब इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इफ इट इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। तो कितना समय लगेगा? समय निकालना है। अगर आपको समय निकालना है अमन, तो क्या निकाल लेना चाहिए? ये ठीक है, एक्सीलरेशन। तो F इज इक्वल्स टू, तो 7 इज इक्वल्स टू मास कितना है? वैसे 400 बाई 1000 भी किया जा सकता है, लेकिन वो कितना होगा? 0.4 kg। तो ये जो मास है वो कितना हो गया? 0.4 kg। और अब हम एक्सीलरेशन निकाल लें, तो एक्सीलरेशन क्या 7/0.4 हुआ भाई? F इज इक्वल्स टू m है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो मैंने इसमें F की भी वैल्यू डाल दी और m की भी डाल दी, तो a आ जाएगा ना। तो इट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो एक्सीलरेशन आ गया 70/4। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा ये, 35/2 इतना लिख सकते हो बस, 35/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जरा देखें कि एक्सीलरेशन है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v आपको चाहिए 80, u तो 0 है, a 35/2 है, t का पता नहीं। तो 80 इज इक्वल्स टू 35/2 इंटू t, तो 80 इंटू 2 और बाई 35 इट इज इक्वल्स टू t। इन दोनों को कट करो तो 5 से कट हो जाएगा। 5 7 या 35, 5 1 is 5 और 5 6 या 30। 30। अब देखो, अब तो कट नहीं हो सकता, सो दैट इज 32/7 सेकंड। तो इसे और जरा करें तो 7 4 या 28। आप चाहें तो मिक्स डिफ्रैक्शन में कर सकते हो, नहीं तो 7 से कर लो, तो 4 बचेगा। 4.59 ठीक है, तो अब यहाँ 5 बचा, 9 7 आ जाएगा, तो इट इज 4.57 सेकंड।
और भी है कोई सा? देख लो ना। सर ये थर्ड वाला क्वेश्चन हाँ नहीं सभी थे सब केस स्टडी इसको डिस्कस करेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं ना। नहीं आते। चलो सर हमें क्या चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये इसको भी समय मिल जाएगा, ज्योग्राफी और सिविक्स कर लें। वो चैप्टर ड्रेनेज जो है ना थोड़ा बताएंगे, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए सीडान कार ऑफ मास 200 kg is moving with a certain velocity। एक क्वेश्चन दिया गया है, कार 200 kg की है और ये किसी स्पीड से चल रही है, ये है सीडान, तो ये 200 किलो की है और इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इसकी वेलोसिटी हमको पता नहीं है, आप ये समझ लीजिए इसकी वेलोसिटी u है, लेकिन थोड़े समय बाद यही कार क्या है, रेस्ट पर आ जाती है। ऐसा 20 मीटर डिस्टेंस में होता है। तो आपको ये बताना है कि अगर इस पर 500 न्यूटन का ब्रेक फोर्स लग रहा है तो शुरुआती वेलोसिटी क्या थी, दैट इज ब्रेक फोर्स क्या लग रहा है बताइए, या रेजिस्टेंस फोर्स 500 न्यूटन का है, लेकिन 500 न्यूटन का ये जो फोर्स है निगेटिव होगा, तो उससे एक्सीलरेशन भी क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो आप इसे माइनस लगा दें, जो ब्रेक फोर्स होता है वो एक रेजिस्टिव फोर्स होता है, तो F इज इक्वल्स टू, और मास कितना है, तो बोलो एक्सीलरेशन कितना हुआ, ठीक है, तो माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड हुआ क्या, ये चीज है। अब फिर यही बात फर्स्ट ये आप लगाइए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम तब तो नहीं दे रखा, टाइम तो नहीं दे रखा, कुछ और लगाओ, s इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन चलो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v तो फाइनल 0 है, u का पता नहीं, और बोलो a कितना है और s कितना है, सही है। तो u स्क्वायर और यहाँ ये 5 आएगा और 5 का 20 में मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 है, 5 का 20 में तो 100 आ गया, लेकिन ये माइनस 100 है, तो अगर 100 उधर चला गया तो u स्क्वायर, तो u कितना हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 मीटर। और बोलो ये मैथ के इसमें बताएंगे, पढ़ना चाहती हो कि क्यों पढ़ना चाहती हो, मैथ क्यों बताना, ये
बड़ा सवाल है, इसमें आधे 20 मिनट लगेंगे। क्यों बोल रहा है? आपका मैथ में समय मिल जाएगा काफी। अभी 3-3 घंटे की सुबह क्लास ले रहे हैं, 10 की रात की भी ले लिया करेंगे, छुट्टी दिलवा देंगे आप लोगों को। हाँ करा देंगे। आज भी 3 घंटे सुबह क्लास हुई है 10 की, कल भी 3 घंटे होगी। जब आपकी मैथ की होगी तो आप सुबह आ जाना, पढ़ना हमारे साथ पूरा हर चीज कराना। उनको इस तरीके के पेपर दे के करा रहे हैं रिहन के, तो खूब अच्छा होता है। आप करा देंगे, आपको सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। 1-2 दिन में पेपर भी दे देंगे, सोल्यूशन भी भेज देंगे। चलिए नाउ अब हम देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ड्रेनेज सिस्टम हमने आपको बता दिया है, सिर्फ अब उसके क्वेश्चंस देखने बाकी हैं। सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर के क्वेश्चंस आप लोग कर लिए हो ना? ठीक है। नाउ देखिए ड्रेनेज सिस्टम। ओके इसके कुछ मैप्स भी आते हैं, और आपको यूरोप के भी मैप्स कुछ हम प्रैक्टिस करा देंगे कि फ्रांस का, ये बहुत जरूरी है। नाउ देखिए, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। सो हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला का मतलब पठारी नदियां, और हिमालय की नदियां। तो वो हमारा पेनिनसुलर रीजन कौन सा है इंडिया का? क्या ये वाला है? तो ये जो है यहाँ की सब नदियां यहाँ जा रही हैं, ये पेनिनसुलर। और जो यहाँ वाली हैं वो ये 3 डिफरेंट लेयर्स हैं, तो ये गंगा यमुना ये सब यहाँ जाती हैं, ऐसा है कि नहीं? तो ये हिमालयन रिवर है, और ये कौन सी है? पेनिनसुलर रिवर। They are perennial. So these are perennial, वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं। They do not depend on rainfall, क्योंकि मेल्टिंग से होती हैं। So these do not depend on rainfall, as they originate from melting of snow. Originate by melting of snow. जबकि these are mostly seasonal and depend on rainfall. These are mostly seasonal and depend on rainfall. They perform intensive erosion activity in upper course. ये शुरू में बहुत सारा सेडिमेंट्स आती है मिट्टी को, कई बार भूस्खलन हो जाता है। इरोजन का मतलब है कि दैट इज सॉइल इरोजन। कई बार बाढ़ आ जाएगी तो ऊपरी लेयर ले जाएंगी, तो दे परफॉर्म एक्सटेंसिव इरोजन। और शुरुआती दौर में तो आप जहाँ देख लो केदारनाथ, वहाँ तो ऐसे सब बाहर ले आती है, पहाड़ का पहाड़ दरक जाता है। सो दे परफॉर्म ठीक है, ये कह सकते हैं वेरी मच इरोजन या इंटेंसिव वर्ड नहीं याद रहे तो आप लिख लेना वेरी मच इरोजन, वेरी मच सॉइल इरोजन। ओके,
इन इनिशियल कोर्स, धीरे धीरे फिर तो मंद पड़ जाएंगे ना, इनिशियल कोर्स, तो जब शुरू शुरू में चलेंगे तो खूब सारी मिट्टी ले आएंगे, फिर वो मैदानों में बिछा देंगे। अच्छा, दे हार्डली परफॉर्म, इसमें इतना कोई फोर्स होता ही नहीं है, ज्यादातर तो सूखी ही रहती है, तो इसलिए कोई, सो दे डू नॉट परफॉर्म सॉइल इरोजन, दीज डू नॉट परफॉर्म। हाँ बोलो सर, बोर्ड सही से नहीं दिख रहा। ओके ओके, अभी आ गया होगा ना, एक मिनट। यस सर। ठीक है। सो दे परफॉर्म वेरी मच सॉइल इरोजन, जबकि उनसे सॉइल इरोजन नहीं होता। These rivers bring alluvium soil, so good for agriculture. These bring, जो पहाड़ों के कटने से मिट्टी बनती है उनको एलुवियम सॉइल कहते हैं, नई मिट्टी जिसको कहते हैं, और उनमें बहुत ज्यादा मिनरल होता है। They bring alluvium soil and enrich plain, और किसको, बिहार को, पंजाब को, हरियाणा को, यूपी को एनरिच करेंगी, and enrich plain, जबकि ये ऐसा क्या करती है, डू नॉट स्प्रेड सिल्ट, ये तो बिल्कुल शांत तरीके से बहती है, बाहर तक तो आती नहीं है। सो दीज डू नॉट ब्रिंग, जो नदी लाती है उसको सिल्ट कहते हैं, सिल्ट सही तो डेल्टा बनता है, लेकिन ये ला नहीं पाती हैं, ठीक है। गंगा, इंदुज एंड ब्रह्मपुत्र आर मेजर रिवर्स। गंगा, सिंधु नदी, इंदुज एंड ब्रह्मपुत्र आर मेजर रिवर्स, और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी। महानदी, इसको मैप दिया है आपके बुक में, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, रिवर मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, कावेरी, नर्मदा और गोदावरी, तापी, गोदावरी एंड तापी, तो दीज आर मेन रिवर्स। आप देखें आपकी बुक में सब बनी होंगी, तो इससे पता चलता है कि कहाँ पर कौन कौन सी नदियां हैं ना, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ पर, अभी करा देते हैं। जो मुख्य मुख्य नदियां हैं वो बुक से ही डायग्राम से देख के इसमें ड्रॉ करो। हाँ? हाँ? वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर बंडल, तो जो भी वेस्कुलर है तो हमारे ये ब्लड है, वेस्कुलर टिश्यू। हाँ, फ्लूइड और कनेक्टिव। अब देखिए, तो आप इसमें क्या करिए कि कुछ कुछ चीजें आपको लेक्स भी इसमें दिखानी होंगी, तो जैसे गोविंद सागर, रूलर लेक, ये सारी लेक आप दिखाइए, ये आती हैं। देखो कुछ हमारी नेचुरल लेक है, तो इसी में ड्रॉ करो नेचुरल लेक। नेचुरल लेक कौन कौन सी है बताइए? रूलर लेक, ये श्रीनगर में
डल लेक बहुत बड़ी लेक है, और इसके अलावा चिल्का लेक, जो मेन है मैं वो बता रहा हूँ, ये आएंगी सांभर लेक, तो सांभर लेक, यही 4 लेक आप लिख लो और तो नहीं आएंगी। और लेक क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, लेक क्रिएटेड बाय ह्यूमन, गोविंद सागर इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर और नागार्जुन सागर। कुछ खुदाई करके या एक तरफ बैरियर लगा के, बैरियर एक तरफ लगा देते हैं, जैसे पूरा पानी जा रहा है, एक कुछ दीवार खड़ी कर दी लेक में, और 3 तरफ तो चारों तरफ थोड़ी घेरते हैं। और हीरा कुंड, सो ये सारी चीजें हैं। एक इसमें आप नैनीताल और जोड़ लो। चलो अब इसको हम लोग दिखाएंगे कि इधर का हो गया, ठीक है। सो what are the different lakes? Let us draw in the map. Okay. Now देखो, so अब देखिए, अब नोट कर लिया आपने। सो लिखो यहाँ पर, दैट इज ओलर लेक, मैप में लिखिए, ये ओलर लेक हो गया। इसके अलावा गोविंद सागर कहाँ पर है? क्या पंजाब में है? चेक करो, ठीक है। सो लेक सिस्टम का मैं आपको पॉइंट में दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर एक्चुअल पोजीशन, तो फिर इससे पता चल जाएगा। आओ, lakes in Indian map. So let us see what are the lakes. अब देखो, इसमें आप देखिए, राणा प्रताप सागर, ये देखिए, तो वुलन लेक आप पोजीशन देखो इसकी कहाँ पर है। हाँ, वुलन लेक कर डालिए, और फिर उसके बाद डल लेक, वुलन लेक यहाँ इसके नीचे क्या है? डल लेक, ये हो गया।
नागार्जुन सागर। अब देखो अभी बता दे रहे हैं। ना सांभर लेक देखो कहाँ है, तो आपको पॉलिटिकल मैप भी है तो उसी में आप बनाओ। देखो सांभर लेक यहाँ पर बनाओ, राजस्थान यहाँ पे दिखाओ सांभर लेक। इससे ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है, नहीं तो बता देता। तो आप राजस्थान में दिखाइए सांभर, वो सांभर बिकता है तमिलनाडु में। अब आगे देखिए नाउ राजसमंद लेक, आपको यही जोधपुर में मिल जाएगी राजसमंद, आगे राजसमंद होटल है, तो ये जोधपुर है, यही है राजसमंद लेक। तो राजसमंद भी इतना नहीं आपके बुक में, लेकिन याद होना चाहिए। अब और देखो नैनी लेक यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, नहीं तो नैनीताल, तो इसमें दिखाया है क्या? उत्तराखंड के पास में, वही आपको दिखाना है। ये है नैनी लेक, उत्तराखंड में दिखा दो, ये नैनी लेक ये, ठीक है। सो उत्तराखंड में आपको नैनी लेक दिखानी है यहाँ पर। हाँ नैनी लेक। अब देखिए इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, सो कुछ और भी है। चिल्का लेक ओडिशा, ओडिशा देखो, ओडिशा में चिल्का लेक दिखाओ। ओडिशा दिखाई पड़ रहा है किसके जस्ट वेस्ट बंगाल के नीचे, तो यहाँ ओडिशा में चिल्का लेक, चिल्का लेक। नेक्स्ट इज राणा प्रताप सागर, नहीं मिला ना, जबकि ये जरूरी है। राणा प्रताप सागर राणा प्रताप सागर को राजस्थान में होना चाहिए, तो यहाँ पर इसमें दिख नहीं ना, कहीं राजस्थान में इसको दिखाना चाहिए था राणा प्रताप सागर। कोई बात नहीं, अलग से देखेंगे। नाउ अब एक और कौन सी बच रही है? चिल्का लेक, डल लेक, उलर लेक, गोविंद सागर लेक। तो डल लेक उसके नीचे ही है, बस वही डल झील पंजाब में, श्रीनगर में है डल लेक। अब हम देखेंगे, इसमें ज्यादा और नहीं दिया है, नेक्स्ट मैप में देखें। गोविंद सागर है बुक में, तो गोविंद सागर दिखाओ। गोविंद सागर बुक में आपके दिया, सो दैट इज, ये देखो इसमें क्या दिया है? राजसमंद लेक, गोविंद सागर लेक आपको इसमें कहीं दिख जाएगा बुक में है, आपके बुक से बना लो। सो ये देखिए इसमें ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ चीजें और भी आप दिखा दें कि देखो आपको गंगा यमुना दिखाना है, तो यहाँ गंगा दिखाए, यहाँ यमुना, गंगा और यमुना, नीचे यमुना दिखाइएगा। जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो पूछी जाती हैं, गंगा यमुना पूछी जाएगी। इसके अलावा एक और दो चीज पूछा जा सकता है कि देखो दैट इज कृष्णा, नर्मदा ऊपर है, ये नर्मदा है, नर्मदा
तापी, इसके नीचे क्या है? तापी, नर्मदा तापी करिए, फिर उसके नीचे गोदावरी, और नाउ गोदावरी के नीचे क्या है? कृष्णा, कृष्णा, ठीक है। अब देखिए, तो ये 4 नदियां और हैं। अब इसको आप जैसे भी याद करें, और ये महानदी है, उड़ीसा में महानदी है। ओके, तो आप ऐसे याद कर लें, नाट गोकर, याद रह जाएगा। देखो NA नर्मदा, तापी, फिर गोदावरी और कृष्णा, नाट गोकर याद कर लो, और वहां महानदी है नाट गोकर। NA से नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, ये चारों लाइंस हैं। तो आप यहाँ से शुरू करना, गुजरात के सामने से यहाँ तक आ जाओगे। हैं? कोलेरू लेक यहाँ देखो साउथ में, एक यहाँ कावेरी है, कावेरी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब तो कावेरी का लिख दीजिए, गोकर का, तो नाट गोकर का। बाकी कोलेरू लेक आपको नहीं मिली, तो ये कोलेरू लेक यहाँ देखिए, दैट इज यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक, ठीक है। गंगा हो गया, बाकी यहाँ पर घाघरा, गंडक, कोसी। अगर कोई पूछ ले घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों लिख लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र भी इंपॉर्टेंट है, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ है, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये हम लोग का डिस्प्यूट है, यहाँ से आता है पानी और फिर ये चाइना से आता है, और पहले यहाँ से होके चाइना जाएगा फिर आएगा। तो चाइना ने यहाँ डैम बना दिया, बोला अब कभी बाढ़ ना आनी होगी तो यहाँ बाढ़ ले आएंगे, तो फिर इंडिया ने यहाँ सुपर डैम बना दिया, बोला हम तुमको पानी नहीं देंगे, तुम बाढ़ क्या लाओ। अभी बना है 6 महीने पहले है, वो उसको पानी की कमी है चाइना में, लोग बहुत हैं, तो वो सोचा है कि वाटर का मैनेजमेंट करें। ये तो आपका रिवर लेक सिस्टम हो गया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं नाउ। अब देखिए कि ओके, कुछ क्वेश्चन बताइए। नाउ विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? मतलब बेसिन तो तुम समझते हो, जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हो, बहुत बड़ी जगह जो फैला हुआ, उसको बेसिन कहते हैं। दैट इज रिवर अलोंग विद लैंड इज कॉल्ड बेसिन। तो कौन सा लार्जेस्ट रिवर बेसिन है? अमेज़न रिवर। कौन सा? वर्ल्ड का नहीं बताना है। So largest river basin in India, that is Ganga river basin. उसका टोटल कोर्स 2500 का है, 250 किलोमीटर के उसके यहाँ से यहाँ तक है, और उसका पूरे सारे नदन प्लेन में फैली हुई है गंगा। गंगा यहाँ से निकलती हिमाद्री से और गंगा सागर में मिलती है। हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अब जरा देखो, सो ये बुक के क्वेश्चन है, लिखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करा रहा हूं, विच इज व्हाट इज मीन बाय रिवर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो व्हाट इज रिवर डिवाइड? बुक में देखिए, एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और अपलैंड विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। एंड ऐसे कल दिखाया था कि नहीं, एलिवेटेड एरिया जिसमें यहाँ भी पानी बह जाए, यहाँ पर जो शुरू में ना हो, तो शुरू में एक हो लेकिन बाद में अलग अलग पानी हो जाए। सो एन एलिवेटेड एरिया जो क्या कर दे, एलिवेटेड एरिया विच
क्या कर रहे हैं? Separates two drainage basin, which separates two drainage basin. क्या तुम ये सोचते हो घाघरा, कोसी, गंडक, गंगा की उपनदियां हैं? These are tributaries of Ganga. So, which separates two drainage basin is called water divide. जैसे कि इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, अम्बाला में ये पानी बट जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? दैट इज एट अम्बाला द वाटर डिवाइड इज बिटवीन इंडस एंड गंगा, इज बिटवीन, सिंधु नदी में बढ़ जाएगा, लेकिन जो मेन कोर्स है उसे तपी गंगा ही कहते हैं। अब एक उप नदी निकल गई, मेन गंगा बहती चली आई, समझ आई? ये थोड़ी कि आधा आधा बटेगा, थोड़ा सा पानी निकल गया उधर। हिंदू से लास्ट तक गंगा है, इवन कलकत्ता तक भी गंगा ही बोली जाती है, इसीलिए वो हरिद्वार जाते हैं, कहते हैं हमें वो हमारा उद्गम स्थल है। आप देखो खूब कलकत्ता बंगाली घूमते रहेंगे हरिद्वार, क्यों? क्योंकि कहते हैं हमारे यहाँ गंगा सागर है और ये मेरा उद्गम स्थल है, इसलिए मैं आया हूँ। सर इंडिया में 3 अम्बाला है। हैं? इंडिया में कितने अम्बाला है? अम्बाला ही पंजाब में है। अरे हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी है। अब जरा देखो, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन? सेकंड का आंसर क्या है? गंगा इज, ठीक है, वाटर डिवाइड in between this, water divide is between, अभी देखो, that is Ganga is largest river basin, its total course is 2500 kilometer, its total course longest है, सबसे लंबी नदी है, total course is 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, Name the two head stream of Ganga. Where do they meet to form the Ganga? कहाँ दो मुख्य नदियाँ हैं जो the river Indus has its origin in Tibet and the river Ganga originates at Gangotri glacier. So कहाँ क्या है कि where do the rivers Indus and Ganga have the origin? बोलो इंदुस का कहाँ पे है? क्या मानसरोवर? तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इंडस हैज इट्स ओरिजिन एट मानसरोवर, लेकिन मानसरोवर कहाँ है? पहले ये जानो कि मानसरोवर कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत तिब्बत में है, और तिब्बत चीन के कब्जे में है कि नहीं? तो इस तरीके से मानसरोवर तिब्बत है, बात समझ आ गई कि नहीं? लेकिन इंडिया भी, जब उन लोगों ने हम पर आक्रमण किया था ना, हम लोग पीछे से जा जा के वहाँ कब्जा कर रहे हैं धीरे धीरे, कि कहीं अब कैलाश पर्वत हमारे अंडर में आ जाए, तो जो कैलाश यात्रा जाते हैं उनको जाना ना पड़े कुछ। अब उस पर 12 दौर की बातचीत चल चुकी है, वो कहता है हमारा हिस्सा वापस करो, तो इंडिया कहते हैं हमारा जो तुमने 62 से जीता है वो सब वापस करो, तो अब वो कभी हो ही नहीं। कैलाश पर्वत इंडिया का था, और नेहरू ने फिर बड़े शान से बोला कि हमने वो हिस्सा गवा दिया है जिस पे पहाड़ है, जिस पे कुछ नहीं होता, बर्फी पर, ले जाने दो चीन को। सो एयरफोर्स ने कहा हम एक दिन में निकाल देंगे सर, हमें आक्रमण की अनुमति दो। बोला नो नो, आई एम पीसफुल नेशन, ऐसे नहीं अनुमति दे सकते। सो गंगा ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री। गंगा कहाँ से निकलती है? एट गंगोत्री, जिसको कहते हैं कि वहीं से शिव जी की जटा निकलती होगी, ऐसे भागीरथी नहीं कहते हैं, भगीरथ ने उसको धारण किया। अब देखिए, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेम 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा। तो दो कौन कौन सी हैं? भागीरथी और अलकनंदा, मुख्य 2 नदियां हैं। यानी गंगा की हेड स्ट्रीम क्या है?
भागीरथी, जब तुम ऋषिकेश में एक ऐसा पॉइंट है देखोगे, अलकनंदा का पानी नीला और इसका दूसरे हरा, ब्लैक कलर का ना, बिल्कुल अभी वीडियो में दिखाएंगे तुमको भी, अरे ऐसा पानी, अलकनंदा भागीरथी, वहीं खड़े होकर तुम देखोगे ये अलकनंदा जा रही है भागी, और खूब तेज, तो कुछ भी डाल दो ऐसे ही बहता चला जाए। क्या चीज बताई गई बताओ? अलकनंदा और भागीरथी, ये देख लो, ये बुक में दिखाया गया ना, आप एक बार देख लो यहीं से, फिर भी अलकनंदा एंड भागीरथी, तो ये बहुत तेज बहती है, ये देखो, तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है अलकनंदा, वो अमेज़न साइट पर, ये देखो, जयमुनेती की तीन होती है। भारत के उत्तराखंड राज्य के नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। तुम्हें दिख रहा? इसी संगम के बाद इस नदी को पहली बार गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। दाएं अलकनंदा और दाएं भागीरथी नदी देवप्रयाग में संगम बनाती हैं और यहाँ से गंगा नदी बनती है। अलकनंदा, चमोली। Now, देवप्रयाग ऋषिकेश को कहते हैं, हरिद्वार से ठीक ऊपर है। अब देखो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा, मुख्य दो धाराएं कौन कौन सी हैं? तो टू हेड स्ट्रीम of Ganga are Bhagirathi and Alaknanda, ठीक है, which they meet to form Ganga, और ये दोनों मिल जाए तो क्या बनाए? They meet to form Ganga in Devrayag, प्रयाग, that is ऋषिकेश, ऋषिकेश। जब तुम इस पहाड़ को देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा ये कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ऋषि की जैसे जटाएं हों। तो ऋषिकेश नाम ही है उसका, ऋषि के केश जैसी जटा। इन उत्तराखंड, अब देखो नेक्स्ट इज व्हाई डू ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतियन पार्ट हैज लेस सिल्ट डिस्पाइट ए लॉन्ग कोर्स। वो जाती तो तिब्बत में है ब्रह्मपुत्र, लेकिन वहां सिल्ट नहीं छोड़ती, सिल्ट छोड़ती तो तिब्बत उपजाऊ होता, तिब्बत पूरा वीरान पड़ा है, पठार है, कुछ नहीं है। दैट इज वहां क्यों नहीं सिल्ट छोड़ती? तो ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतियन पार्ट कैरीज ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ब्रह्मपुत्र तो चीन के हिस्से में कुछ खास ज्यादा पानी नहीं आ रहा है, तो ब्रह्मपुत्र इन इट्स, सर ये क्या है? बोलो, ये ड्राइंग, ये ऋषिकेश, जूट जटा, जैसे ऋषि का केश नहीं होता, तो वहां जो नदियां निकलती हैं, एक दो नदियां नहीं है, लगता है पहाड़ से नदियां ऐसे गिर रही जैसे केश गिर रहा हो, तो उलझा हुआ केश, तो लगता है ऋषि का केश है, नाम उसी से पड़ गया ऋषिकेश। जब तुम एक जगह खड़े होगे तो लगेगा हाँ ये है सही नाम। तो इन तिब्बतियन पार्ट क्यों है? तो देखो, कैरीज लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वहां वो कम पानी भी ले जाती है स्लो स्पीड में, तो जब स्लो स्पीड में कोई चीज चलेगी तो बताओ सिल्ट ले जा पाएगी? हमारी साउथ की नदियों का भी तो यही हाल है, वो क्या सिल्ट ले जा पाती हैं? और इसलिए पूरी जमीन साउथ की उपजाऊ नहीं, कोई भी डेल्टा तो छोड़ो, वहाँ की जमीन ही उपजाऊ नहीं, सिल्ट से ही तो जमीन उपजाऊ बनती है, एलुवियम सॉइल आती है,
वही वो नहीं ले जा रही हैं। तो बस जहाँ जहाँ नदी है आसपास पानी लेके कुछ उगा लो तो उगा लो, कोई उपजाऊ है ही नहीं, सब ऐसे ही पत्थर पत्थर है साउथ में। इन इट्स तिब्बतियन पार्ट, तिब्बत में जो जाती है, इट कैरीज लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो इसलिए दे डू नॉट कैरी सिल्ट, दे डू नॉट कैरी सिल्ट। तो वहां कुछ उगता नहीं है। इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया, कोल्ड एंड ड्राई एरिया, कुछ भी नहीं होता। पूरे इतना बड़ा तिब्बत है, 60 लाख लोग रहते हैं, बताओ। चीन का 1/4 हिस्सा तिब्बत है, वो किसी का। नर्मदा एंड तापी के बारे में पूछा गया है। विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लो थ्रू ट्रफ? कौन सी ऐसी पेनिनसुलर रिवर है जो ट्रफ समझते हो? मतलब कहीं ऐसे है ना, दो के बीच में नहीं बताया था ट्रफ, तो ऐसे ट्रफ में बहती है, गहरी जगह उसी में बस बह जाए, तो ऐसा हम लोगों ने ऐसा नहीं बनाया था ट्रफ, और फिर ये ऐसे ट्रफ दिखाया था। तो ट्रफ में बहती हैं। ऐसी कौन सी नदियां हैं दो जो ट्रफ में बहती हैं? तो देखो, ऑक्सबोर्न लेक तो हो जाती है, बीच बीच में कहीं कहीं बन जाती है। नर्मदा एंड तापी, तुमको ये साउंड चैप्टर पढ़ाया था कि नहीं? ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। ट्रफ का मतलब ऐसा, कहते हम तो ट्रफ में झूला झूल के आए हैं। अच्छा, ट्रफ में गए, वो कहेंगे हम क्रस्ट पे चढ़ के आए हैं। तो ये ट्रफ है कि नहीं? किसी भी वेव का आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, क्रस्ट और ट्रफ? तो ये चीज क्या कहलाती है? बोलो, बात समझ में आ गई? और ये क्या कहलाती है? क्रस्ट। तो नर्मदा एंड तापी, these two peninsular rivers are two peninsular river which flow through trough, which flow, बीच में कहीं ऐसी खाई टाइप है, उसी में बहती रहती है, which flow। अच्छा, मान लो ट्रफ में ही बह के कोई चीज चली जाए तो तुम्हारे किसी काम किया है? मान लो कहीं ऐसे बीच में खाई में बह के नदी मिल जाए, तो ना नर्मदा का महाज तो ना तापी का। ये ऐसी नदियां हैं, बस इसका पानी देखते रहो, कुछ कर नहीं सकते। ट्रफ में कौन निकालने जाएगा? अरे मैदानों में बहो, बहना है तो खेती पानी हो। अब तुम बीच बीच में गड्ढे में खाई में बहते चले जाओ, किसके काम का पानी? और मिल जाओ सागर में, है किसी काम का? तो इसीलिए इनका मेंशन किया गया ना। अब जरा देखिए 7th पूछा जा रहा है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक। नाउ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिवर, रिवर के अपने बेनिफिट है। अच्छा, लेक में क्या होता है? टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और जबकि रिवर से तो दूसरे काम होते हैं, डैम बना लो, इलेक्ट्रिसिटी बना लो। तो इस तरीके से दे प्रोवाइड वाटर विच इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स। सो वाटर ऑफ रिवर इज यूज्ड फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, सेकेंड, इस पर क्या होगा? हाइड्रो पावर जनरेशन होता है। सो बाई मेकिंग डैम्स इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड, और तीसरी चीज क्या है? इसके पानी को इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और वाटर कैनाल सिस्टम। रिवर के पानी से ही तो कैनाल में, यहाँ पे सारी कैनाल नहीं है, इंदिरा कैनाल आती है। सो रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड वाटर कैनाल सिस्टम।
कायलाना लेक में इंदिरा कैनाल का ही पानी आता है। अच्छा, फिर लेक से क्या फायदे हैं? No, that is economic benefits of lake. लेक के फायदे हैं कि लेक में पानी भर जाता है। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल दे कलेक्ट वाटर एंड प्रिवेंट फ्लड। पानी इकट्ठा कर लेती हैं और हमें बाढ़ से बचाती हैं। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल these collect water and prevent flood. इसके अलावा बात ना करें, so these are tourist hot spot. यहाँ पर टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं, टेररिस्ट के अटैक होते हैं। So these are hot spot and generate revenue. आप देख लो कि सारा जितना भी है, डल लेक में इतनी बड़ी लेक है, तीनों तरफ पहाड़ है और खूब दूर तक आपको अंत नहीं दिखाई पड़ेगा, और इतना रेवेन्यू जनरेट करती है कि श्रीनगर चला शिकारे ही शिकारे, हजारों शिकारे उस डल लेक। और शिकारों में तुम घूमने निकलोगे, तुम्हारे पास सामान बेचने कई लोग आएंगे 2 घंटे में। हाँ, तो दीज जनरेट रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट। फिशिंग भी होती है। इसके अलावा they moderate the climate and maintain the aquatic ecosystem. So they are important part of ecosystem. Part of ecosystem और साथ में, ठीक है, they contain the वेरियस एक्वेटिक लाइफ्स, बहुत सारी इसमें मछली और ये सब पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कैन बी यूज्ड फॉर फिशरीज। एक्वा कल्चर नहीं होता है, सो यूज्ड फॉर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर पिसीकल्चर भी लोग कहते हैं, आप जो कहें, पिसीकल्चर या फिर एक्वा कल्चर में केकड़े भी आ जाते हैं। क्रैब्स लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? Yes, sir. तो केकड़े, ककड़ी नहीं। नाउ अब जरा देखें, अगला ये क्लाइमेट आ रहा है क्या? हाँ? सर उसमें MCQ आ रहे 3, तो MCQ आप देख लीजिएगा। बोल रहे MCQ आ रहा है ना? क्या? सर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। नो सर। the majority MCQ। चलो, अब हम लोग आते हैं सिविक्स में। सिविक्स में कौन सा चैप्टर है? हो गया सर, हो गया सर। इकोनॉमिक्स बचा है। इकोनॉमिक्स में कौन सा है? विलेज पालमपुर कर दिया था हम लोगों ने, हैं? विलेज पालमपुर हो गया था कि नहीं? यूजफुल फॉर पिसीकल्चर एंड एक्वा कल्चर। चलो सेकंड चैप्टर पहले कर ले, फिर फर्स्ट समय मिलेगा। चलो सेकंड हम करते हैं। कौन सा? अभी नहीं पढ़ा। अर्थशास्त्र ना,
एक नागरिक शास्त्र होता है, एक अर्थशास्त्र होता है, एक समाज शास्त्र होता है, फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी। जीव विज्ञान है, उसमें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों, बॉटनी एंड जूलॉजी। चलो अब हम बात करते हैं, दैट इज, हाँ ये फर्स्ट चैप्टर की कुछ जरूरत है दिव्या, कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर देखो, पीपल एज रिसोर्स। ओके, पॉपुलेशन बिकम एन एसेट ऑफ, बात ना करो, एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ कंट्री। हमारे जितने भी लोग हैं, आप ये जान लीजिए 8 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो बाहर ये मोदी जाते हैं ना, सबसे मिलते हैं और उससे मोटिवेट करते हैं हमारे यहाँ निवेश करो। तो हमारे भारतीय एनआरआई उन पे इतने मेहरबान हो गए कि भारत में भर भर के झोले डॉलर भेज रहे हैं। डॉलर आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या है? रुपये तो हम छाप लें, फिर हम करेंसी डॉलर उनके रख लेते हैं और उनके परिवार को रुपया दे देते हैं। खूब हमारे बैंक में डॉलर भर गया और उसी डॉलर से व्यापार करना है, तो वो हमें डॉलर भेज रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भेजते हो अपने परिवार के लिए, और नोट तो हम यहीं छाप लेंगे, अपने यहाँ दिल्ली में छाप लेंगे, लेकिन डॉलर भेज रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से तो पॉपुलेशन किसी भी इकोनॉमी के लिए एक एसेट है विच इज एजुकेटेड एंड हेल्दी। व्हेन इट इज एजुकेटेड एंड हेल्दी, अगर मान लो अनाड़ी पॉपुलेशन है, टेररिस्ट है, बम फेंकने वाली, तब तो वो बेकार है। लेकिन अगर एजुकेटेड है तो वो क्या है? आप बालों पे मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। क्या बोला अभी 2 लाइन पिछली? सर की जो इकोनॉमिक पॉपुलेशन है बाहर से डॉलर से। अच्छा डॉलर, डॉलर तो बोला है, कैसे हम कहते कि नहीं बोला नहीं। चलो ठीक है, आप ध्यान दे सकती हो। नाउ सो दैट मीन्स पीपल आर रिसोर्स फॉर ए कंट्री, पीपल आर रिसोर्स फॉर ए कंट्री। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बताया जाता है कि तुम जिस देश में हो उसी के लिए वफादार रहो, यही भारत की सबसे बड़ी सेवा। क्योंकि तुम अगर उसके लिए ऑनेस्ट हो तो वहां तुम भारत का ही तो सम्मान बढ़ाओगे। सो इफ दे आर एजुकेटेड एंड हेल्दी, इफ दे आर एजुकेटेड एंड healthy, next is they contribute to gross national product. The productive aspect of population emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. जरा देखें कि देखो people as resource क्या रिफर करता है? रिफर्स। तो पीपल एज रिसोर्स का क्या मतलब है? वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। वर्किंग पीपल, वो लोग रिसोर्स नहीं माने जाते जो घर में बैठे हुए हैं या बेकार हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। वर्किंग पीपल, वो क्या करते हैं जो वर्किंग पीपल हैं? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर एज they contribute, as they contribute, किस चीज में कोई कंट्रीब्यूट करते होंगे? टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये GNP समझो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जितना भी है हमारे उत्पादन में वो काम आते हैं। एज पर their skill and abilities, they are called human resources. तो आखिरी सेंटेंस बोलिए नोएल जरा। देख बात कर रही थी इसलिए पूछा, और कोई बात? हाँ बोलो, 2 ही कान है। क्या चीज बताई गई? बोलिए अभिषेक।
तो ये नहीं बता पाई, फिर बात करने लग गई। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बात पूरी कर ले, ये तो है 15 मिनट, कर लो बेटा। एज पर देयर स्किल एंड एबिलिटी दीज आर टर्म्ड एज, एज पर देयर स्किल। अच्छा वो नहीं बात करेगी, यही बात करेगी, एबिलिटी। These are termed as उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है मानवीय संपदा, और नेचुरल रिसोर्स का मतलब प्राकृतिक संपदा। अब जरा देखें, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर यील्ड्स ए रिटर्न। अगर हम मान लीजिए किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको मालूम है ब्रेन ड्रेन क्या होता है? जो हमारी आईआईटी थी उसका पूरा खर्चा पहले कौन उठाता था? यूएसए। लेकिन वो कहता था सिर्फ मुझे अपने ऊपर के 10% क्रीम दे दो। कहता था जो सब टॉपेस्ट आएंगे ना आईआईटी में, वो 10% हमको दे देना, बाकी तुम कूड़ा कबाड़ लिए हो, हम पूरा पैसा हम उठाएंगे। और उन्हीं 10% से उसने नासा बना लिए, बड़े बड़े मशीन बना रहे, दुनिया को बेच रहा है। फिर इंडिया ने कहा नो, हम तुमसे कुछ फाइनेंस नहीं लेंगे, हम अपने लोग हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, हमारे मुख्य आदमी चले जाएंगे, 10% तो तुम ले जाते हो ऊपर के, तो नीचे नीचे का हम क्या करेंगे? तो इसलिए ब्रेन ड्रेन बहुत यहाँ खतरनाक रहा है शुरू से। फिर हम लोगों ने क्या किया, इवन इतना ही नहीं, होमी जहांगीर बाबा जो बच गए, अगर उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया तो उसने अटैक करके मरवा भी दिया। उसने उन्होंने पहला परमाणु बम बनवाया तो इंदिरा गांधी से मिला, उनको पैकेज दिया $100 का, बोला ये मरना चाहिए, अगले दिन मर गए। हैं? होमी जहांगीर बाबा जिन्होंने हमारे यहाँ का एटॉमिक बम बनाया, एटॉमिक जितने भी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाए, उसकी आधारशिला रखी, वो बहुत कुछ कर सकते थे। बाद में उसको AGP अब्दुल कलाम ने चलाया, लेकिन जो उस समय होता वो फिर अगले 30 साल के लिए रुक गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को पैसे मिले। बोला आप क्या नहीं चलना चाहिए सर, पैसे तभी आएंगे आपके पास। बोला अपने ब्रेन हमें देते जाओ। इंडिया पहले उनके कहने पे चलता था, अब तो नहीं चलता है ना। तो आप समझ गए ना ह्यूमन रिसोर्स कितनी बड़ी चीज है। तो अब इससे क्या होगा, इफ वी इन्वेस्ट, किसमें इन्वेस्ट करें बताइए? दैट इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। सो इफ वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन, किस टर्म्स में? क्या उनको अनाज खिलाने में? अनाज मत खिलाओ, उनको किताब पकड़ा दो, एजुकेशन। उनको दान देने से, मक्कार बनाने से कोई फायदा है? फ्री करने से। किताब पढ़ाओ। इन देयर फॉर एजुकेशन, उनको कुछ स्किल दो, यहाँ नहीं तो वहाँ जाके ड्राइवरी कर सकें दूसरे देशों में, पैसा तो भेजेंगे, स्किल दीजिए उनको, स्किल और ट्रेनिंग। तो क्या होगा बताओ, वो दूसरे देशों में भी जाएंगे तो ठीक है। देन इट यील्ड्स ए रिटर्न, देन इट गिव्स अस ए रिटर्न। क्यों? क्योंकि अंत में जब वही कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। आप शिक्षा दे दोगे तो यहाँ कमाएंगे या वहाँ कमाएंगे? यहाँ कमाएंगे तो यहाँ जो उत्पादन होगा वो बाहर बेच के हम पैसा कमा लेंगे। बाहर कमाएंगे तो वो सिर्फ, बल्कि वो खाएंगे रोटी और परिवार के लिए घी चुपड़ी भेजेंगे। बाहर रहने वाला ज़्यादा खर्च नहीं करता है, अपने ऊपर बहुत मिनिमम करता है, सोचता है सब परिवार को भेज दें, होता है कि नहीं? तो ये भी चीज़ है। तो स्किल्ड है। अब इंडिया के लोगों पर पूरा विश्व इतना भरोसा करता है कि वो सिंपली ले लेता है। अगर आप कुछ भी स्किल हो तो आप, कनाडा में आप 40% इंडियंस है। आगे देखो, नाउ नेक्स्ट इज human capital is undoubtedly superior to other resource like physical capital because it is human resource that makes use of land and capital। बड़ी बात है, ह्यूमन कैपिटल सबसे बड़ा है। हम लोगों ने अपना थोरियम ₹2 बोरा चीन को बेच दिया राजीव गांधी के सामने, बोले हम तो बालू बेच रहे हैं। बोलो बालू बेची जाती है? बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि थोरियम बेचा गया। और कितना क्रिटिकल है।
और कोई भी जो क्रिटिकल मेटल है वेनेडियम, अभी आपको मालूम है निकिल कोबाल्ट की बैटरी, लिथियम बैटरी बनती है आपके मोबाइल में, तो देश अपना मोबाइल में नंबर 1 कभी क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमारे पास लिथियम था ही नहीं, हम ताइवान से लेते थे। लेकिन अभी जो आज के वैज्ञानिक हैं वो श्रीनगर में, कश्मीर में और सब जगह से लिथियम के भंडार खोज रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, वेनेडियम का भंडार खोजा है, जो नीचे के क्रिटिकल मेटल है ना, जो गुलाबी रंग के, ये सब खोजे जा रहे हैं। अभी तक ये चाइना में खोजे जाते थे, चाइना में भंडार था, वो ब्लैकमेल करता था सारे कंट्री को। मोदी ने कहा कि कुछ नहीं है, तुम जहां मिले खोजो पूरे भारत में जा जाके, और मिल रहे हैं। भारत में किस चीज़ की कमी है? इतने पहाड़ है, इतने सारे टेरेन है, इतना तरीके का रिलीफ पैटर्न है, इतनी टोपोग्राफी है, कहाँ क्या नहीं होगा? यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? तो इसलिए अब सब खोज रहे हैं जिससे कि हम किसी पर निर्भर। वेनेडियम, लिथियम खोज लिया गया जिससे कि हम आगे कितना ज़्यादा इसमें आगे बढ़ सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? तो हम क्या कह रहे हैं, इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन इज ए सोर्स बिकॉज इट नोज हाउ टू यूटिलाइज फिजिकल रिसोर्सेज। मनुष्य ही नहीं होगा, पूरा अफ्रीका सोने की खादानों और हीरों से भरा पड़ा है, और वे अनाड़ी उसको ना खोदना जानते हैं, ना निकालना जानते हैं, भूखे मरते हैं। सिर्फ किस लिए? उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, सबसे चिंपांजी बसते हैं। क्या करेंगे वो? बाहर वाले यूरोपियन आके लूटे जा रहे हैं। तो असली चीज क्या है? ह्यूमन होगा तो निकाल लेगा। हमने रशिया से तेल लिया, उसी को रिफाइन करके यूरोप में दुगने दाम पे बेचा। हमारे पास तेल भी नहीं है, बस रिफाइनरी है। विश्व की सबसे बड़ी और अच्छी रिफाइनरी हमारे पास है, और कहीं नहीं, यूरोप में भी नहीं। जो रिफाइनरीज है ना, ऑयल हम ले लेके स्टॉक करते जा रहे हैं, जो राजस्थान से नमक निकाल रहे हैं सांबर लेक से, और वो जो जमीन में गड्ढा भर रहा है वहां तेल भर रहे हैं, बोल रहे आने दो तेल। तो ये चालाकी होती है, बोले हमारे पास उन्हीं माइन में तेल डालो। है बड़ी बात की नहीं? अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं। तो क्या चीज है? ह्यूमन क्या करता है बताइए? रिसोर्स ओनली कैन यूटिलाइज फिजिकल रिसोर्स। Human resource can only utilize physical resource. Next देखिए कि now a large population of India can be turned into a productive asset by investment in human capital through education and training. हम अपना, वैसे तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है ही है, हम इसको और भी, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक PhD होल्डर है वो भी रिक्शा चलाता है, रोजगार कितनी कमी है। हमारे नॉलेज की कमी है ही नहीं। एक क्लर्क को चपरासी का जो चाय पिलाता है, पूछो तो उसके पास भी BSc और MSc की डिग्री है। वो अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं, और उन दूसरे देशों में उनकी भारी मांग है। वी कैन यूटिलाइज अवर ह्यूमन रिसोर्सेज, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। और हम सबसे यंग कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर क्या है, जापान में मोस्टली 25% 80 ईयर से ऊपर है, वहाँ बूढ़े लोग हैं, क्योंकि वो ना नमक खाते हैं ना चीनी खाते हैं। तो उनकी दोनों चीज़ ना खाओ तो एज 100 से ऊपर हो ही जाएगी। तो वो दोनों चीज़ छोड़ चुके हैं, तो सब सरदर्द बन चुका है। चाइना में 1 चिल्ड्रन पॉलिसी की वजह से बच्चे ही पैदा उन्होंने करना छोड़ दिया, और सब बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं, कईयों तो बस शादी भी नहीं करते इसी वजह से। और इस तरीके से इंडिया में जितने भी हैं उसमें आप देखिए 45% पॉपुलेशन ऐसी है जो 18 ईयर से 35 ईयर्स तक। तो हम मोस्ट यंग कंट्री, तो क्या हम इस यंग पॉपुलेशन को एज ए थ्रस्ट नहीं यूज कर सकते? तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने जापान की भी इसीलिए बात कर दी है। सो द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन बी टर्न, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन बी टर्न, इस पे सिर्फ आपको पैसा लगाने की जरूरत है, इनटू ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल। अब जरा देखिए, कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ।
These people have made efficient use of other resources like land and capital. Efficiency and technology involved the people has made these countries rich and developed. जापान जैसे छोटे देश में इतना क्यों वो रिच है? क्योंकि उसने अपना पैसा हमेशा शिक्षा पे खर्च किया. सो लाइक अभी भी जो जापान है, ये सही कहा जाता है जापान 2050 में जी रहा है और बाकी दुनिया 2024 में है, वो 30 साल आगे चलता है. अगर आप जापान की कोई भी टेक्नोलॉजी या यूट्यूब में वीडियो देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो इस तरीके से वो हमेशा 30 ईयर्स, क्यों? क्योंकि वहाँ का मुख्य फाइनेंस बच्चों में झोंक देना, दैट इज एजुकेशन, उससे उनका आउटपुट मिलता है. उनको सेना भी नहीं इकट्ठी करनी. हमने बताया था ना वहाँ की सेना कितनी क्रूर है, तो अब तो उनको सेना भी नहीं बनानी, अमेरिका उनकी रक्षा कर रहा है, तो पूरा पैसा किस पर? हम लोगों को हमारी सेना में ही 35% चला जाता है जितना आता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का. अब जरा देखिए, द पीपल are engaged in 3 types of activities: primary activities, secondary activities and tertiary activities. What we get from natural resources is known as primary activities. जैसे हम क्या करने बताइए, मवेशियों से, from cattle if we get milk then it is primary activity. जो भी लैंड या लैंड से रिलेटेड है, हम ग्रेन्स पालें, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटीज. माइनिंग इज प्राइमरी एक्टिविटी. स्क्वायरिंग, जमीन के ऊपर से मकराना का मार्बल खोदा जा रहा है, गड्ढा नहीं करना पड़ता, पहाड़ है उन्हीं से मार्बल निकाला जा रहा है. जमीन के ऊपर से निकालो तो क्वायरिंग है, जमीन के अंदर से निकालो तो माइनिंग है. तो क्वायरिंग, माइनिंग, डेयरी अगर हम ले रहे हैं, मिल्क लेना या इस तरीके से, ये सब कैसी हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज. द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन मेकिंग गुड्स फ्रॉम द things obtained from primary activities is known as secondary activities. जैसे मान लीजिए एक टर्शरी भी होती है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का मतलब है जैसे फ्लोर, व्हीट से फ्लोर बनाओ, उससे बिस्किट बना लो, या मिल्क से आप क्या कर लें बताओ, पनीर बना लीजिए, दही बना लीजिए, या स्किम्ड मिल्क और कुछ चीजें भी बना सकते हो, तो डेयरी प्रोडक्ट्स बना लिए. तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज है. जो दूसरे गुड्स बन रहे हैं, अगर जमीन से एल्यूमिनियम निकाला तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन उस ओर को रिफाइन करके फिर हम उससे बर्तन बनाएं तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है. एंड टर्शरी एक्टिविटीज द सेवा क्षेत्र, जैसे ड्राइविंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें. तो इन सब में जो है जो क्लरिकल काम करते हैं उसे क्या कहेंगे? टर्शरी. क्या कहेंगे? तो 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज में जो एनिमल रियरिंग वाले लगे हैं, फार्मर्स हैं, तो फार्मिंग हो गया, और माइनिंग, ये सब इसमें. और सेकेंडरी एक्टिविटी जो फैक्ट्रीज चल रही ना, सेकेंडरी एक्टिविटीज, रिफाइनरीज हो गई, तो मैन्युफैक्चरर्स, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कुछ बनाए. और जो टर्शरी है, क्या वो सेवा क्षेत्र है? हम लोग बाहर जाते हैं तो टर्शरी एक्टिविटी से पैसा कमाते हैं. ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मेडिकल, ट्रेडिंग, मेडिकल, ये सारी चीजें हैं. नाउ एजुकेशन एंड स्किल आर द मेन डिटरमाइनर्स ऑफ द अर्निंग ऑफ इंडिविजुअल. अगर वही व्यक्ति है, अगर मजदूर है तो 700 रुपए की दिहाड़ी है, जबकि अगर स्किल्ड पर्सन है तो पर डे पर आवर कितना ज़्यादा है? एक आदमी की फीस देखने का डॉक्टर 700 रुपये ले लेता है, 2 मिनट के लिए देखता है. तो इस तरीके से स्किल इज इम्पॉर्टेंट. Now the government has therefore given much stress on elementary education. हम लोगों ने जो मतलब कौशल प्रोग्राम, हम लोगों ने उसमें क्या किया है, स्किल डेवलपमेंट बेस्ड प्रोग्राम शुरू किए. इवन जो अब हमारी शिक्षा अगले साल से शुरू होने जा रही है वो स्किल डेवलपमेंट बेस्ड है. हर बच्चा जो स्कूल से निकले उसे किसी न किसी एक क्षेत्र में स्किल्ड बना दिया जाए, सिर्फ पढ़ा लिखा ना निकले. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड
इन हाई स्कूल विद ऑक्यूपेशन, बीच बीच में जब छुट्टियां होती हैं तो वोकेशंस होती हैं, तो उसमें वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं, उसमें भी तुम कहीं ना कहीं जाकर के किसी फैक्ट्री में 2 महीने जाओ, वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आओ, अगले 2 महीने में वहाँ जाओ, तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा। हेल्थ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। अब इसके आगे कल हम आगे के जो भी चैप्टर बचे हुए होंगे कर लेंगे। ओके देविका, थैंक यू।